तो ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू ले रहा है उसके आर्गुमेंट में, और आई की वैल्यू डिक्लेयर कर दी, काउंट की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दी। और फॉर लूप है, तो फॉर लूप में अब देखना है कि कितनी बार चलेगा, उसी हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर ये n टाइम चलता है तो फॉर लूप भी O ऑफ n हो जाएगा। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, आई की वैल्यू हर एक स्टेप में 1 से बढ़ती जाएगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ऐसे ऐसे n तक होगी। और ये लूप हर स्टेप में कंडीशन चेक करेगा, अगर आई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है तब चलेगा। यानी अगर 1 जो है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 अगर लेस देन इक्वल टू n है तो चलेगा। आई की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2 4, 4 लेस देन इक्वल टू n है तो चलेगा। फिर चेक करेगा 9 लेस देन इक्वल टू n है तो चलेगा, 4 है तो 16 लेस देन इक्वल टू n है तो चलेगा। ऐसे ही तो कंडीशन चेक होगी, और हर एक स्टेप में काउंट की वैल्यू ग्रेट 1 से बढ़ती रहेगी। यानी कि जितनी बार लूप चलेगा वो काउंट बताएगा, काउंट की वही वैल्यू होगी जितनी टाइम्स लूप चला। तो बेसिकली अगर हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना चाह रहे हैं, तो अगर काउंट की वैल्यू पता करने तब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता चल जाएगी, या फिर वैसे भी देख सकते हैं कि कितने टाइम्स लूप चला। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या हुआ, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन 1। तो इसी तरीके से जब kth इटरेशन होगी तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k, आई की वैल्यू हो जाएगी k, और कंडीशन क्या चेक होगी कि k इंटू के लेस देन इक्वल टू n, के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n, और k की वैल्यू रूट n हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोग का जो लूप हुआ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ रूट n। और ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर n टाइम्स चल रहा होता तो ये i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n होती, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n होती। अगर आई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है तो आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू रूट n होगी। आई की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ रूट n टाइम्स तक ही जा रही है, और हर एक से स्टार्ट हो रही है, तो एक से लेकर रूट n तक का सम। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है इसके, ये भी फंक्शन में n ले रहा है आर्गुमेंट, आई जे की कोई इनिशियलाइज की और काउंट की वैल्यू 0 सेट कर दी, और ये आउटर फॉर लूप चल रहा है, आउटर वाला चल रहा है n/2 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है। तो ये कितनी बार चलेगा, हर एक स्टेप में 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। मेरा पॉइंट तक जाए तो n/2 से n तक जा रहा है, तो कितने टाइम्स चला, n/2 टाइम्स। और उसी तरीके से ये जे वाला लूप कहाँ से चल रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और जब 1 से बढ़ रहा है ये भी, और जब तक j प्लस n/2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है तब तक चलेगा। n/2 टाइम्स, 0 से n जाता तो n टाइम्स होता, n/2 से जब स्टार्ट हो रहा है तो कितने टाइम्स हो गए, n माइनस n/2 इज इक्वल टू n/2। तो जे वाले में कुछ कंडीशन वगैरह लग रही है, इसको चेक करना पड़ेगा कितने टाइम्स चला। और वैसे देख सकते हैं 3 टाइम्स चल रहा है, तो तीनों अगर अगर n टाइम्स चल रहे होते तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती n³। लेकिन अगर n टाइम्स नहीं चल रहे हैं, उससे कम टाइम चल रहे हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n³ नहीं आएगी। तो देखते हैं थर्ड वाला कितने टाइम्स चल रहा है, इसमें तो कंडीशन चेक हो रही है तो डायरेक्टली नहीं बता सकते। फिर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है, और k की वैल्यू हर एक स्टेप में डबल हो रही है। k की वैल्यू 1 हुई, फिर k की वैल्यू 2 हुई, और फिर 2 का 2 हो जाएगा, कितना होगा 4, 4 8,
तो एक तरीके से जीपी बन रहा है। वैसे तो जब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था कंडीशन जो जो वेरिएबल लगा होता है या फिर डिवाइड हो रहा था हर एक स्टेटमेंट 2 से, जैसे बाइनरी सर्च में होता है, तो उसमें उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन आती है। और इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट इटरेशन में 1 हुआ, फिर दूसरे में 1 इंटू 2। अगर हम इसका कॉमन रेशियो निकालें तो कॉमन रेशियो आएगा जीपी का, जीपी बन रही है विद कॉमन रेशियो 2। कॉमन रेशियो 2 है, तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो फर्स्ट टर्म इसमें है 1, कॉमन रेशियो 2, 2 की पावर एन माइनस वन अपॉन आर की वैल्यू है 2, तो 2 माइनस वन 1 इसका तो। तो 2 की पावर एन माइनस वन लेस देन इक्वल टू जब तक एन होगा। अगर केथ इटरेशन की बात करें तो ये 2 की पावर के हो जाएगा, और 1 तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए 1 से हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इधर जाएगा तो n प्लस वन हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 की पावर के लेस देन इक्वल टू n है, तो दोनों साइड अगर लॉग ले लेंगे तो log 2 की पावर के लेस देन और इक्वल टू log n। तो यहाँ से के पावर की पावर है तो ये के आगे आ जाएगा के, और log 2 बेस 2 लेते हैं आगे, तो बेस 2 जब सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो के की वैल्यू आ गई log n। तो ये हम लोग का log n टाइम्स चलेगा। तो थर्ड का तो हम लोग को पता चल गया कि ये log n टाइम्स चल रहा है, और फर्स्ट का पता चल गया कि n अपॉन 2 टाइम्स चल रहा है। और सेकंड सेकंड का जो होगा अब निकालना है कि सेकंड वाला कहाँ से कहाँ तक चलेगा। जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, जब तक ये कंडीशन मेट नहीं हो जाती। ये कंडीशन कब मेट हो गई? जे, और इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, लेस देन और इक्वल टू एन माइनस एन अपॉन टू। जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एन अपॉन टू। तो ये भी बेसिकली फर्स्ट के तरीके से ही हो गया, 1 से स्टार्ट हो रहा है और जे एन अपॉन टू तक चल रहा है, तो ये भी हम लोग का एन अपॉन टू तक चल गया, और ये लॉग एन टाइम्स चल गया। तो लूप के अंदर लूप होता है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तीनों को मल्टीप्लाई किए, एन एन अपॉन टू था, और क्या था? एन अपॉन टू, फिर लॉग एन था। तो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई एन स्क्वायर लॉग एन। तो बस यही हो गया ना, एन स्क्वायर लॉग एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन तो हम लोग के पास था ही। था या नहीं था? फर्स्ट, फोर्थ तो है ही। फोर्थ है तो इसी में एक्सप्लेन कर देते हैं, सोल्यूशन है, जल्दी होगा। ये भी एन ले रहा है, अगर बेस केस इसमें लिखा है एन इक्वल टू वन है तब ये रिटर्न कर जाएगा, अगर एन नहीं है, वन नहीं है, तो रिटर्न नहीं करेगा। तो देखते हैं कि फॉर लूप कितने टाइम्स चलेगा। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, एन तक गई, एक से बढ़ रही है, तो कितने टाइम्स हो गया? 1 से स्टार्ट हुई, एन तक गई, और हर एक स्टेप में 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कितने टाइम्स चलेगा? एन टाइम्स। जे 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन इक्वल टू एन, और जे प्लस प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है, एन तक जा रहा है, और हर एक स्टेप में 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, इसको चलना चाहिए एन टाइम्स, ठीक। लेकिन ये जैसे ही एक बार चलेगा, एक बार जे की वैल्यू जैसे 1 होगी, ये अंदर आएगा लूप के, और ये स्टार प्रिंट करेगा जैसे ही, उसके बाद ये लिख दिया है ब्रेक। तो ब्रेक का काम क्या होता है? जो करंट लूप होता है उससे एग्जिट कर जाता है। तो इसका करंट लूप इनर वाला जो है ये वाला है, तो ये जे से एग्जिट कर गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स चला।
लेकिन ये वाला लूप हमेशा चलेगा, एन टाइम्स चलेगा। ब्रेक सिर्फ इसी लूप को ही अफेक्ट कर सकता है, तो इसलिए ये एन टाइम्स चला, ये 1 टाइम्स चला, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, बिग ओ ऑफ एन। इसमें जैसे ब्रेक लगा दिया तो ये मतलब जे के लिए ही लगाया, तो मतलब पहली बार जैसे जे की वैल्यू 1 में एक बार स्टार को प्रिंट करा उसके बाद कुछ नहीं होगा, मतलब केवल तब एक ही लूप बच जाएगा मेरा बस क्या? वही तो बोला, जे ब्रेक क्या करेगा, इनर लूप को ही अच्छा। ब्रेक करता है। नहीं ऐसा भी होता है ना कि जैसे मान लो जे की वैल्यू एक बार किया तो उसके बाद फिर कुछ ना प्रिंट, जैसे जे की वैल्यू पहले एक बार तो वो हुआ। कंटिन्यू का काम होता है। अच्छा अच्छा। अगर कंटिन्यू लगा होता तब तो लूप हमेशा चलता। अगर कंटिन्यू मान लो यहाँ पे लगा होता, कंटिन्यू सिर्फ ये स्टेटमेंट, अगर इसके बाद लगा होता, मान लो कि यहाँ पे कंटिन्यू पहले लिख होता और प्रिंट वाला स्टेटमेंट बाद में लिखा होता, तो ये सिर्फ इसको स्किप कर देता है एक बार के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर चलता, फिर आता कंटिन्यू करता, फिर चलता, लेकिन लूप हमेशा चलता रहता। ब्रेक क्या करता है, लूप का एग्जीक्यूशन ही वहीं से खत्म कर देता है। फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीजर वैल्यू ले रहा है, n की वैल्यू 1 हुई तो रिटर्न बेस केस हो गया। ये भी फॉर लूप जो है 1 से लेके n तक जा रहा है, हर एक केस में 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो n टाइम्स चला, 1 से n तक जा रहा है, n टाइम्स हो गया। और ये भी 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, ये जे की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, तो ये भी n टाइम्स हो गया। प्रिंट कर दिया, तो ये तो पता चल गया हम लोग का। अगर सिर्फ यही दो लूप होता, अगर सिर्फ दो ही लूप होता तो हम लोग आसानी से कह सकते थे कि वी गो ऑफ एन स्क्वायर, लेकिन इसमें दिक्कत की बात आ गई कि इसमें लिख दिया फंक्शन n-3। अब इसको कैसे डील करें, क्वेश्चन टफ बना दिया। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट n आता तो ये tn टाइम्स लेता, और अगर इसके अंदर n-3 आ रहा है तो ये t की जगह पे, n की जगह पे n-3 रखोगे तो ये tn-3 टाइम लेगा। ये tn टाइम्स लिया, और ये कितना टाइम लेगा, tn-3 टाइम लेगा, तो अब इसका भी एडिशन हो जाएगा। तो इसकी जब इक्वेशन लिखेंगे तो tn की जो वैल्यू होगी, जरा इरेज कर देते हैं इसे, तो tn की वैल्यू होगी tn-3 होगी, क्योंकि ये एडिशन में है, इसके अंदर होता तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते n स्क्वायर से। ये देखो फॉर लूप के बाहर है, दोनों फॉर लूप के बाहर है, ठीक, दोनों फॉर लूप के बाहर है। ये फंक्शन के अंदर देखो यहाँ पे एक ही ब्रैकेट बना हुआ है, तो n-3 और ये n स्क्वायर दोनों का एडिशन है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर हम लोग इटरेशन मेथड लगाते हैं, तो इटरेशन मेथड में हमेशा दो स्टेप याद रखो, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो भी यहाँ पे आए उसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो n की जगह पे n-3 पुट करेंगे तो tn-6 हो गया, प्लस n-3 का होल स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन बनी, फिर जो यहाँ पे आए फिर उसको इक्वेशन 1 में ही पुट करो, n की जगह पे n-6 रखे, तो ये हो गया tn-9 प्लस n माइनस कितना रखे, 6, तो n-6 का स्क्वायर हो जाएगा। और जो ये दोनों इक्वेशन बने इसको फर्स्ट में इक्वेशन में पुट करो, उसके बाद जनरलाइज करो और बेस केस निकालो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो अब हम लोग पहले इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पहले इक्वेशन में पुट किए तो tn इज इक्वल टू हो गया, tn-3 की वैल्यू हो गई tn-6 प्लस n-3 का होल स्क्वायर, और n स्क्वायर पहले से था। अब tn-6 की वैल्यू ये है, तो tn इज इक्वल टू हो जाएगी tn-9 प्लस n-6 का होल स्क्वायर प्लस n-3 का होल स्क्वायर, और n स्क्वायर पहले से ही था, ठीक। अब इसके बाद मैंने स्टेप बताया कि जनरलाइज करना। जनरलाइज कैसे करेंगे, अब इसमें
ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा कि जनरल इक्वेशन कैसे लिखे। अगर मान लेते हैं कि ये टीके था, ठीक, इसमें से मान लेते हैं कि कोई के, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 3 into 0 इसके इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें 3 into 1, इसमें 3 into 2, इसमें 3 into 3, यही तो हुआ। तो यानी अगर ये सब 3 के ही मल्टीपल है, 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 तो इसको लिख सकते हैं n-3 का कोई kth मल्टीपल है ये। अगर ये 3 का kth मल्टीपल है तो ये 3 - 1 है, ये जो 2 है ये 3 - 1 है, और ये जो 1 है ये 2 - 1 है, और ये जो 0 है ये 1 - 1 है। अगर ये 3 n-3 के है तो दूसरी बार ये जो स्क्वायर हो रहा है उसमें लिखेंगे n-3, और k की जगह पे क्या लिखा है k-1, ठीक। और ये वाला k-2 हो जाएगा क्योंकि 3 - 2, k-2 का स्क्वायर, फिर k-3 का स्क्वायर, ऐसे ही जाता जाएगा। और कब तक जाता जाएगा, लास्ट में क्या हो जा रहा है, जब 3 - 0 आ जाए, n में से जब 3 into 0 मल्टीप्लाई हो जाए, यानी n स्क्वायर जब बच जाए, डॉट डॉट करके लिख देते हैं, n स्क्वायर हो गया। जनरलाइज तो हम लोग ने कर लिया, जनरलाइज के बाद हम लोग ने कंडीशन लगाई थी बेस केस। बेस केस कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। बेस केस लिखा है कि अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो हम लोग का रिटर्न कर जाएगा जो ये फंक्शन है। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाए, 1 हो जाए, यानी t1 पे ये t1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, या रिटर्न कर जाएगा, तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा, 0 या 1 कुछ भी ले सकते हो। तब बेस केस की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? हाँ। तो tn जो होगा, अब बेस केस सोच के बताओ यहाँ पे क्या पुट करें कि ये t1 बन जाए, या फिर बताओ जो tn-3 के है इसको t1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। n=3 के रख देंगे, n=4 के, देखो n-3 के की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो ये t1 बन जाएगा। तो n=3 यहाँ से k की वैल्यू आती है, k की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ी, 3 के इधर आ गया, n+1/3। क्या बोला मैंने, k की वैल्यू होगी n-1/3 -1 थी, यही n-3 की वैल्यू 1 थी, और तो फिर k की वैल्यू हो जाएगी n-1/3। अब यही k की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो यहाँ पे जब k की वैल्यू डालेंगे तब तो t1 ये बन जाएगा, ये तो फिक्स है, ये t1 बन जाएगा, ये t1 बन गया हम लोग का, प्लस n तो पहले से ही है n-3, k की वैल्यू यहाँ पे भी पुट किए, ठीक। फिर यहाँ पे भी ऐसे सब में पुट करते रहेंगे। और पहले हम लोग को ये जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन को समीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन को, क्योंकि ये सबका सम हो रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स है, तो इसमें भी देखना पड़ेगा कि अगर k की वैल्यू हम लोग लिख के ही बता देता हूँ, देखो समीशन n तो सब में सेम है तो n को एज इट इज लिख दिया, माइनस सब में सेम है तो माइनस सबको लिख दिया, मल्टीपल में सबके 3 है तो मल्टीपल में 3 लिख दिया। वैरी क्या कर रहा है, जो वैरी कर रहा है वो k-1 है, पहले में k-1 है, दूसरे में k-2 है, k-3 है, 0 है। तो अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में सोचे, 0 था तो यहाँ 1 हुआ होगा, 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, k-1 तक। तो अगर कोई वेरिएबल लेते हैं जी आई, वो 0 से लेके k-1 तक जाएगा, और ये उसी का स्क्वायर होता जाएगा,
इस तरीके से बन गया। फिर Tn इज इक्वल्स टू T1 प्लस, और इसका समीशन निकालना है। अब बेसिकली इसका समीशन, समीशन जो होता है दोनों में डिवाइड हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है, प्लस मल्टीप्लीकेशन, तो इसका अलग से निकाल सकते हैं। इस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी देख लो। I इज इक्वल टू 0 से k माइनस वन समीशन ऑफ n माइनस 3 समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 0 टू k माइनस वन इंटू आई का होल स्क्वायर। नहीं, ये आई का पहले से स्क्वायर खोलना पड़ेगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर खोलना पड़ेगा तब अलग अलग करना पड़ेगा। तो स्क्वायर खोल लेते हैं। समीशन आई इज इक्वल टू 0 टू के माइनस वन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 6ni प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9i स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग किए। I इज इक्वल टू 0 टू के माइनस वन, और ये समीशन n स्क्वायर माइनस 6, n तो कांस्टेंट है, n पे तो कुछ नहीं है तो 6n को बाहर निकाल सकते हैं। समीशन I इज इक्वल टू 0 टू के माइनस वन प्लस 9 समीशन I स्क्वायर I इज इक्वल टू 0 टू के माइनस वन। तो ये n स्क्वायर भी कांस्टेंट ही है, n स्क्वायर भी I पे, क्योंकि वेरिएबल जो है वो I है, तो n स्क्वायर समीशन I इज इक्वल टू 0 टू के माइनस वन माइनस 6n। तो सम ऑफ, अगर इसको खोलेंगे तो पहले 0 होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, के माइनस वन होगा। तो 0 1 2 3 4 से लेके के माइनस वन तक का सम, तो सम ऑफ एपी है। सम ऑफ एन टर्म्स होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसमें n की वैल्यू है के माइनस वन बाई टू इंटू के प्लस वन। अगर इसको करेंगे तो के हो जाएगा, बेसिकली के स्क्वायर यहाँ से आ रहा है। ठीक, तो के स्क्वायर आ रहा है, तो और सारी टर्म्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इसका मोटा मोटा अगर देखें तो ये हो गया हम लोग का के स्क्वायर, यहाँ से आएगा, और यहाँ से आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर है तो यहाँ से आएगा 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और इसी तरीके से जाएगा के माइनस वन का स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस प्लस वन वन डिवाइडेड अपॉन सिक्स। ठीक, तो कांस्टेंट टर्म को अगर डायरेक्टली हम लोग रिमूव कर देते हैं तो n इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो n क्यूब देगा। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, n क्यूब डायरेक्ट यहाँ से लिख दो, और यहाँ से ये डायरेक्ट n स्क्वायर, और यहाँ से सम ऑफ वन, तो वन वन को बार बार n के माइनस टाइम्स ऐड करोगे k माइनस वन तक, तो इसका k माइनस वन n आ गया। ठीक, तो ये n ही दे रहा है। तो अगर सबसे बड़ी टर्म देखें n क्यूब के टर्म्स में, तो ये भी नेग्लेक्ट हो गया, ये भी नेग्लेक्ट हो गया, n क्यूब आ गया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आ गई, बिग ओ ऑफ n क्यूब आ गई। इतना बड़ा था ये। बस इसमें 5 ही क्वेश्चन थे क्या? देख लेता हूँ असाइनमेंट, असाइनमेंट नीचे लगा रखा है एकदम। इसमें 5 ही क्वेश्चन थे, और ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसी में से पढ़ लेना। हो सकता है थ्योरेटिकल पार्ट सही भी हो या नहीं। लिख दिया इसमें रनिंग टाइम एनालिसिस क्या होता है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, ये होता है कि ट्रांजिटिव होता है, कि एफ एन अगर थीटा एन, थीटा जी एन है तो जी एन होगा, थीटा एच एन है तो एफ एन की वैल्यू थीटा एच एन हो जाएगी। वैलिड फॉर ऑल। रिफ्लेक्सिविटी जो होती है, एफ एन इज इक्वल टू, अगर थीटा एफ एन है और एफ एन बीगो ओ ऑफ बी है, बेसिकली अगर एफ एन थीटा भी है, बिग ओ की
टर्म्स में भी उसे लिख सकते हो, ओमेगा भी लिख सकते हो। ये दो प्रॉपर्टी अगर फॉलो कर रही है तो, दो प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है तो ओमेगा हो गया। और सिमेट्री, एफ एन अगर थीटा जी एन है, इफ एंड ओनली इफ जी एन इज इक्वल टू थीटा एफ एन, जी एन अगर थीटा एफ एन होगा तभी ये एफ एन को थीटा जी एन लिख सकते हो। ट्रांसपोज सिमेट्री क्या होगी, एफ एन अगर बिग ओ ऑफ जी एन है तो जी एन जो होगा ये ओमेगा हो उसका, ओमेगा ही तो है एफ एन। और एफ एन अगर स्मॉल ओ ऑफ जी एन है, इफ एंड ओनली इफ जी एन इज इक्वल टू, ये होगा। मेरे को कंफ्यूजन हो रही है। वो डब्ल्यू वाले को क्या कहते हैं और वो ओमेगा वाले को? एक तो बिगो हो गया। बिग ओ, और इसको क्या बोलते हैं, भूल गया मैं अभी, वही तो डाउट हो। याद ही नहीं आ रहा है। चलो अभी देख लेते हैं उसको। इस नीचे वाले को शायद ओमेगा बोलते हैं ना। ओमेगा इसको शायद बोलते हाँ, हैं बिग ओ। ये तो वर्स्ट केस के लिए होता है। हाँ ये वर्स्ट केस हो गया, ये बेस्ट केस हो गया। बेस्ट केस हम्म, और एवरेज केस। वो मुझे बोलते हैं बिग ओ ओमेगा थीटा। थीटा, थीटा तो ये होता है, ये स्मॉल ओमेगा है, ये अच्छा। स्मॉल ओमेगा है, हाँ, याद हाँ, आ गया। और ये उसको ओमेगा ही बोलते हैं ना? जिसको, ये ओम की तरह ये बना है। हाँ, अच्छा। बिग ओ, स्मॉल ओ, और बिग थीटा, लिटिल ओमेगा, लिटिल ओमेगा बोलते हैं। लिख देते हैं क्या क्या बोलते हैं साइड में। ये हो गया हम लोग का बिग ओ, देखो मेरा। बिग ओमेगा थीटा नोटेशन, और ये हो गया लिटिल ओ, और ये हो गया लिटिल ओमेगा। अपर बाउंड निकालना है, तो अपर बाउंड एक तरीका और होता है कि एन की वैल्यू पुट करते जाओ, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, फिर चेक करो, उससे निकाला जाता है। मैंने इसमें असाइनमेंट में डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, सोचा एक नंबर का होगा इसलिए ऐसे कर दिया। एफ एन गिवन है 3n+8, तो ये सारी टर्म्स तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 8 और 3, तो ये हो गया बिग O ऑफ थीटा एन की पावर c फॉर ऑल c ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको मैंने कोरमैन से लिखा था, उसमें इसी तरीके से गिवन है कि बिग O का मतलब हुआ कि उससे बड़ा नहीं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। वर्स्ट केस। और एक एग्जांपल सर ने भी दिया था कि अगर कोई घर है, घर को बनवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू लग सकती है, किसी ने बोल दिया, तो वैलिड होता है हर के लिए 10 की पावर c, तो उससे बड़ा हर। अगर कोई फंक्शन बिग O ऑफ n है तो इसको बोल सकते हो बिग O ऑफ n स्क्वायर भी है, इसको बोल सकते हो बिग O ऑफ n क्यूब भी है। क्यों? बिग O ऑफ, क्यों, क्योंकि देखो अगर घर को बनवाने के लिए तुम बोल दिए कि मैक्सिमम 1 लाख लगेगा, और फिर अगर मैं बोल दूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख लगेगा, 2 लाख से ज्यादा नहीं लग सकता, इसने बोल दिया मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लाख लगेगा, 3 से ज्यादा नहीं लग सकता। तो अगर किसी घर को बनवाने के लिए मैक्सिमम 1 लाख लगते हैं, तो अगर किसी ने बोल दिया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख लगेगा, तो गलत थोड़ी ना बोला, क्योंकि मैक्सिमम हो सकता है घर को बनवाने में एग्जैक्टली 50,000 ही लगती, एग्जैक्ट जो है 50,000 लग रहे हैं, लेकिन तुमने बताया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख में हो जाएगा, इसने और मैंने बोला कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख में हो जाएगा, तो मैंने भी ना गलत बोला ना इसने ही गलत बोला, लेकिन तुम जो है 50,000 के ज्यादा क्लोज हो, ये हो सकता है। लेकिन बिग ओ हर केस इस तरीके से भी लिख सकते हो, उसमें फोरमैन में लिखा है कि n की पावर c हर c के लिए वैलिड है।
इंट्रोडक्स, चलो अभी बाद में दिखा, पॉज करके तब दिखाता हूँ। तो ये हो गया, और लोअर बाउंड कैलकुलेट करना हुआ तो ये हट जाएगा और सब में ओमेगा ओमेगा आ जाएगा। और दूसरा है कि प्रूव करना है कि एफ एन अगर 100n+5 है, ये एन स्क्वायर की इक्वल नहीं है। तो अगर इसकी डेफिनेशन लगाएं स्मॉल ओमेगा की, तो ये होती है कि लिमिट, ये एग्जैक्ट डिफिनेशन जो है लिमिट वाली, कोरमेन में लिमिट वाली डिफिनेशन नहीं लिखी है, लेकिन उसमें लिखा है कि ये डेफिनेशन जो है बेसिकली डेराइव होके आती है। एग्जैक्ट डिफिनेशन दूसरी है, और ये जो कंडीशन आती है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन अपॉन जी, इनकी वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए, ये डेराइव होके आती है 100n+। लिमिट को, अगर कोई लिमिट इन्फिनिटी को टेंड कर रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे जो बिगेस्ट टर्म होती है उसी को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर बिगेस्ट इसमें है n है, तो n कॉमन लिए तो ऊपर से n कटा और नीचे से स्क्वायर कटा, 100 आ गया, 5/n हो गया। इन्फिनिटी टेंड कराओगे ये टर्म तो 0 हो गई, और ये भी टर्म जब डिनोमिनेटर जी इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो होल टर्म कितनी हो जाएगी, 0 को टेंड कर जाएगी। तो टेंडिंग टू 0 आ गया, लेकिन डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, टेंडिंग टू इन्फिनिटी आना चाहिए था। इसलिए एफ एन नॉट इक्वल टू स्मॉल ओ ऑफ एन स्क्वायर। अच्छा, लेकिन ये स्टार्टिंग में तो आ जा रहा था ना इन्फिनिटी। नहीं आ अच्छा, रहा, स्टार्टिंग में भी नहीं आ ये रहा, फिर कैसे? डेफिनेशन है, इम्प्लाइज दैट लिखा है, द रिलेशन है, फिर इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए। अगर इसको थीटा के फॉर्म में लिखना है तो ये भी कट गया, थीटा लगा दो। प्रूव दैट एन नॉट इक्वल टू थीटा एन स्क्वायर, थीटा एन स्क्वायर की इक्वल एन की वैल्यू पुट कर करके भी ये दूसरा मेथड होता है कि एन की वैल्यू पुट करो फिर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट जब आता है, दोनों ग्राफ जहाँ पे कट करते हैं वो एन नॉट होता है, फिर उसी वैल्यू के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। वो मेथड भी है, दूसरी वीडियो में वाला मेथड डाल दूंगा। एन अगर बिग ओ ऑफ एन से बिलोंग कर रहा है तो ये वैलिड कब होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये अगर बिग ओ ऑफ एन है तो ये बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर भी है, बिग ओ ऑफ एन क्यूब भी है, बिग ओ ऑफ एन की पावर 4 भी है, फॉर ऑल सी ग्रेटर देन इक्वल टू एन। और ओमेगा कब होगा, ओमेगा कब होगा, एन की पावर सी फॉर ऑल कांस्टेंट सी लेस देन इक्वल टू एन। अगर कोई फंक्शन ओमेगा एन की पावर 3 है तो इसको लिख सकते हो ओमेगा एन स्क्वायर भी है, ओमेगा एन एन भी है। एन की हर एक उससे छोटा करते जाओगे सबके लिए वैलिड होगा। तो थ्योरम 3.1 क्या कहती है, कोरमैन की 3.1 थ्योरम निकालोगे तो कहता है कि कोई फंक्शन थीटा एन तभी होगा कि अगर वो बिग ओ भी हो और ओमेगा भी हो, बिग ओ ऑफ एन भी होना चाहिए, ओमेगा ऑफ एन भी होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें कि इफ एंड ओनली इफ एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन और एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ क्या होता है अगर दोनों सेटिस्फाई कर दिए तो? एन इज इक्वल, रिपीट करके देख लेना, थीटा एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू थीटा एन और एन नॉट इक्वल टू थीटा एन स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, अगर ये बिग ओ ऑफ एन है तो एन से बड़ी वैल्यू, एन की पावर 1 से बड़ी वैल्यू कितनी होगी, एन, एन स्क्वायर, एन क्यूब, एन की पावर 4, इस तरीके से। और ओमेगा में जब लिखोगे तो ये होगा एन और एन की पावर और भी कम करते जाओगे, तो ये सिर्फ कॉमन जो आएगा यही पार्ट आएगा कॉमन दोनों में। तो ये जो होगा बिग ओ ऑफ एन होगा बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, वो थीटा ऑफ एन होगा थीटा एन स्क्वायर नहीं होगा। एन क्यूब को भी इसी तरीके से अगर प्रूव करना है, 6n³ जो होगा वो थीटा एन स्क्वायर नहीं है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर मान लो n बिलोंग्स टू बिग ओ ऑफ एन क्यूब, अगर एन क्यूब से बिलोंग कर रहा है तो ये एन क्यूब और एन की पावर 4, एन की पावर 5 ये बिग ओ की टर्म्स में सबको सेटिस्फाई करेगा। एन की पावर सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और ओमेगा की टर्म्स में अगर लिखेंगे
तो ओमेगा एन की पावर सी, और सी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3, तो एन क्यूब हो गया, एन स्क्वायर हो गया और एन हो गया। तो दोनों में कॉमन पार्ट जो देखोगे ये होगा एन क्यूब। तो ये जो 6n³ है ये थीटा एन क्यूब है, थीटा एन स्क्वायर नहीं है। इसलिए प्रूव हो जाता है थ्योरम 3.1 से। फॉर एनी टू फंक्शन एफ एन एंड जी एन वी हैव एफ एन इज इक्वल टू थीटा जी एन इफ एंड ओनली इफ एफ एन अगर बिरो भी हो और एफ एन ओमेगा भी हो। इसलिए थीटा एन क्यूब 6n³ ये थीटा एन क्यूब है, थीटा एन स्क्वायर नहीं है। और क्वेश्चन 5 तो मास्टर थ्योरम का है। और मास्टर थ्योरम जो मैंने वीडियो डाली थी असाइनमेंट सॉल्यूशन, उसमें डिस्कस कर रखा है कि थीटा एन की पावर के लॉग एन की पावर पी, वहां से भी देख सकते हो कि बेसिकली जो उसका सॉल्यूशन था फर्स्ट सेशनल का, फर्स्ट सेशनल के वीडियो में ये मास्टर थ्योरम डिस्कस किया, उसके क्वेश्चन भी जो फर्स्ट सेशनल में आए थे उसको भी डिस्कस किया। तो वहां से कंपेयर करके देख सकते हो, मास्टर थ्योरम का तो वहां से हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन ये लग रहा है मिसिंग है। अच्छा ये देख लेता हूँ, लास्ट में असाइनमेंट लगा है। दूसरा डिस्कस हो गया पूरा, तीसरा भी डिस्कस हो गया, अपर बाउंड लोअर बाउंड भी हो गया, और प्रूविंग के 2-3 क्वेश्चन हो गए। मास्टर थ्योरम तो वीडियो में है, वहां से देख ही सकते हो। और और क्या बच रहा है, ये रिकरेंस रिलेशन इटरेशन मेथड से। इटरेशन मेथड तो अभी ऊपर डिस्कस ही की रहे हो। उसमें क्या पुट करते हैं, एन की जगह पे क्या पुट करेंगे बताओ। सबसे पहले ये इक्वेशन है, इसमें एन की जगह पे पुट किए n-1, इक्वेशन बनाए, तो ये बन जाएगा 3 Tn-2। फिर n-2 पुट किए तो Tn हो जाएगा 3 Tn-3। और इन दोनों को फिर फर्स्ट में पुट करेंगे तो Tn क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 पहले से था, Tn-1 की वैल्यू हो गई 3 Tn-2, और 3 Tn-2 की वैल्यू है 3 Tn-3। तो अब इसके बाद जनरलाइज करना है और बेस केस निकालना है, फिर दो में आंसर आ जाएगा। जनरलाइज करेंगे तो Tn इज इक्वल टू, अगर देखो 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर k सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 की पावर कितनी आएगी, यहाँ पे 3 की पावर 3 आ रही थी, और 3 यहाँ पे भी आ रहा है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी रहेगा। तो 3 की पावर अगर k लगाए तो यहाँ पे k सब्ट्रैक्ट भी होगा। और बेस केस क्या होगा, बेस केस ये देखो गिवन है, अदरवाइज n अगर ग्रेटर देन 0 है तब तो ये अप्लाई होगा, और लेस देन और इक्वल टू 0 है तब ये अप्लाई होगा। तो बेस केस यानी इसमें T0 बनाना है। तो T0 कब बनेगा, जब n-k की वैल्यू 0 हो जाए, यानी n की वैल्यू k हो जाए, तो n की जगह पे k पुट कर दो और ये T0 हो गया। T0 की वैल्यू तो 1। यही तो आ रहा है इसमें आंसर, मैच कर लो। वही तो पिछला वाला है, 3 की पावर n। 3 की पावर हाँ सही है। तो यही हो गया। बस इसमें इटरेशन मेथड में हमेशा ध्यान रखना है कि दो इक्वेशन बनाओ, वैल्यू पुट करो, जनरलाइज करो, आंसर निकालो। मास्टर मेथड हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जैसे है ये, इसमें क्या पुट करना, पहला इक्वेशन है, अब इसी में असाइनमेंट में ही बता दे रहा हूँ पूरा जल्दी जल्दी। n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, n-1, दूसरी इक्वेशन बनी। n की जगह पे फिर n-2 पुट किए, तीसरी इक्वेशन बनी। फिर दूसरी और तीसरी इक्वेशन को फर्स्ट वाले में पुट कर दिए, फर्स्ट वाले में पुट किए तो ये इक्वेशन बनी।
अब इसके बाद इसको जनरलाइज करना है। जनरलाइज कैसे करेंगे? देखो अगर यहाँ पे k सब 4 है तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक। फिर ऐसे कम होता जा रहा है। तो अगर k सब्ट्रैक्ट यहाँ पे किए, देखो जनरलाइज करने के लिए बता देता हूँ। टी एन माइनस 4 है प्लस एन माइनस 3 एन माइनस 4 है प्लस एन माइनस 2 एन माइनस 3 आया, एन माइनस 1 एन माइनस 2 आया, और एन और एन माइनस 1 आया। यही तो है। तो देखो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है, वही तो है। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी तो है, जो यहाँ पे है वही तो यहाँ पे भी है। ये सिर्फ ऑब्जर्व करने वाली बात है। अगर ऑब्जर्वेशन लगा ले गए तब जनरल केस लिख ले जाओगे। और जो यहाँ पे भी था, अगर टी एन माइनस 4 था तो वही यहाँ पे भी है। और इसके सामने जो लिखा है उससे एक कम है। 4 में से 1 माइनस कर दो, 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 में से 1 माइनस कर दो, 1 में से 1 माइनस कर दो, तो ये n माइनस 0 ये वहां पे लिखा है, ठीक। तो अगर ये n माइनस के है तो दूसरा वाला जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो एज इट इज n माइनस के ही आएगा, ठीक। और यहाँ पे जो आएगा उसमें से एक कम होगा। यहाँ पे मैंने लग रहा है गलत लिख दिया, k माइनस 1 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। और जो यहाँ पे आया, अभी इसके सामने आया k माइनस 1 आया, वो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन और उससे एक कम यहाँ पे लिखा जाएगा। और जो यहाँ पे है वो सेकंड प्रोडक्ट में लिखा जाएगा और ये सामने लिखा जाएगा। फिर उसको बेस केस निकालना पड़ेगा। बेस केस इसमें क्या गिवन था, n की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये 1 रिटर्न करेगा। इसको कहो तो सॉल्व ही कर देता हूँ पूरा। अच्छा खाना खाने चलो। तो बेसिकली ऐसे बता देता हूँ कि n माइनस के की वैल्यू जब 1 हो जाए तो k की वैल्यू n माइनस 1 पुट करनी है। तो जो हम लोग के ऊपर इक्वेशन बनी, तो n माइनस के की वैल्यू n माइनस 1 रखोगे तो t1 बन जाएगा। t1 की वैल्यू 0 है क्योंकि उसमें कोई नहीं करेगा, तो फर्स्ट टू टर्म 0 आ गई। देखो यहाँ पे जो 2 आया वही 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक कम करके आएगा। फिर ये जो यहाँ पे आया वो आएगा, उससे एक कम करके आएगा, इसी तरीके से आएगा। तो सम निकालोगे, समीशन के फॉर्म में लिखोगे, तो अगर ये टर्म आई है तो पहले वाली टर्म उससे एक कम की है। तो 2 बार आई का मल्टीप्लीकेशन है, आई स्क्वायर का सम क्या होता है, अभी n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 था। तो n 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो n क्यूब। सॉल्व करके भी आगे दिखा सकते हो। तीसरे में है n की जगह पे n माइनस, देखो n की जगह पे n माइनस 1 पुट किया, दूसरी इक्वेशन बनी। n की जगह पे n माइनस 2 पुट किया, तीसरी इक्वेशन बनी। फिर उसको दोनों को पहले में पुट किए तो tn की वैल्यू वही आएगी। tn की वैल्यू tn माइनस 2 आ गई, और tn की वैल्यू आई tn माइनस 2, tn की वैल्यू आई tn माइनस 3। तो यानी जो tn की वैल्यू है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब भी इक्वल ही रहेगा, 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी इक्वल है, 3 सब्ट्रैक्ट किए तब भी इक्वल है। और बेस केस इसमें गिवन है t1 की वैल्यू θ1 है, तो बेस केस कब आएगा, tn इज इक्वल टू tn माइनस के रख दिए, n इज इक्वल टू के पुट किए, तो यहाँ पे आ गया t0, और t0 की वैल्यू 1 गिवन है ये क्वेश्चन। तो ये θ1 इसकी आ गई। चौथा क्वेश्चन नहीं है क्या, 1/n वाला है। चलो पांचवा बता देता हूँ वैसे। ये तो उसका है मास्टर थ्योरम का। हाँ मास्टर थ्योरम से सॉल्व करना है, रुक जाओ देखता हूँ साइन में। ये अभी चौथा बचा है, पांचवा बचा है, फिर उसके बाद रिकर्सन ट्री से सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन में n माइनस 1 पुट करेंगे, दूसरे में पुट करेंगे जो आएगा n माइनस 2 आएगा, और इधर फिर सबका जनरलाइज करेंगे, बेस केस निकालेंगे आंसर।
और ये आएगा टी एन इज इक्वल टू 2 tn/2 प्लस 2 n इज ग्रेटर देन 2 है, n इक्वल टू 2 है। तो पहले में पुट करेंगे n की जगह पे n/2, फिर जो आएगा उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, जनरलाइज करेंगे और बेस केस निकालेंगे तो इसका भी सॉल्व हो जाएगा। फिर रिकर्सन ट्री वाला मेथड इसके बाद डिस्कस करेंगे।